जो एक क्वेश्चन था कि अगर हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो ये इसका जो आंसर मेरे को अभी नेट पे मिला है, बुक में तो नहीं मिला है बिल्कुल भी। तो उसका आंसर वो है विजुअल जो कम्युनिकेशन होगा उसके अंतर्गत ये चीज जो आपका वीडियो कॉलिंग पे बात करना वो आएगा। ठीक है। और तीसरा एक और क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो एक ही बुक में मुझे अभी तक जो मिला है कि टाइप्स इसके वो ये है कि वर्बल और नॉन वर्बल ये दो ही टाइप्स अगर आपसे पूछता है और ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए तो आप दो पे टिक करके आना। ये मेरे को अभी एक बुक में मिला है। ठीक है। इसके बाद आज की क्लास हम शुरू करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट है, दिख रही जी है? भैया। जी। ठीक ठीक है। कल हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन तक पढ़ लिया था, आज हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन की एक विशेषता थी कि हम उसमें नियमों को नियमों के अनुसार हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। उसमें कुछ नियम थे, उन्हीं नियमों का पालन करके हम अपनी सूचना दूसरे को भेज रहे थे। ठीक है। पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई नियम नहीं होते हैं, इसकी ये विशेषता है। इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है, इसके चार प्रकार हैं। इसमें कोई नियम नहीं होता है, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के रूप में भी जाना जाता है और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसको पूर्ण करता है। ठीक है। और आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो। भैया, आ जी रही। आ ठीक है। रही है। ठीक है। ठीक है। तो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, कहाँ गया? हाँ। उसको ग्रेप वाइन के नाम से भी हम जानते हैं। और जो ग्रेप वाइन की जो खोज थी वो किथ डेविस ने की थी। किथ डेविस ने इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसका गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने जो ग्रेप वाइन की जो घटनाएं हो रही थी उनकी जांच करी और उस टर्म को किथ डेविस ही लेके आए। अब ग्रेप वाइन होता क्या है कि जब भी हम जो भी बात, एक सेंडर कोई बात रिसीवर से कह रहा है तो जो बात है वो सेंडर तक जो ने रिसीवर के लिए कही है वो सेम टू सेम ज्यों की त्यों बात रिसीवर तक नहीं पहुंची, उसमें कुछ मिलावट हो गई तो उसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं। मतलब बात का अपना स्वरूप ही बदल जाना वो ग्रेप वाइन कहलाएगा। ठीक है। अब इसके जो चार जो होते हैं प्रकार उन पे हम देखते हैं। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। इसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य से बात करता है, फिर वह दूसरा सदस्य किसी अन्य सदस्य से बात करता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें ये होता है कि आपके किसी एक व्यक्ति के पास अगर कोई सूचना है तो वो सूचना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा, फिर वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देगा और फिर तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को देगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसमें हायरार्की भी होती है, मतलब कि अगर संगठनों में हम देखा जाए जो पद होता है, मतलब एम्प्लॉय हुआ, टीम लीडर हुआ और बॉस हुआ। तो बॉस टीम लीडर को देगा और टीम लीडर जो है वो एम्प्लॉय को देगा। तो इस तरीके से इसमें ये क्रम चलेगा। तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क कहलाएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं भैया। नहीं बढ़िया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और फिर इसमें आता है अगला गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें एक सदस्य किसी से भी बात करता है, अर्थात जानकारी रखने वाला सदस्य जिससे भी मिलता है उसे जानकारी दे देता है। मान के चलिए जो ये सेंटर में व्यक्ति है ना, इस पे कोई सूचना है। अब वो जिससे भी मिल रहा है, पहले इंसान से मिला उसे भी सूचना दे दी, दूसरे से मिला उसे भी सूचना दे दी, तीसरे से मिला, सबको ये सूचना देता जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि वो किसी, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था कि एक व्यक्ति दूसरे से मिल रहा था उसे दे रहा था, फिर दूसरे से तीसरे को जा रही थी सूचना। इसमें वो जिससे भी मिल रहा है उसे सूचना देता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं
इसको इससे आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखा था, ये जो हमने डायग्राम देखा था, ये स्टार की तरह दिख रहा है, पर ये स्टार नहीं होगा। ध्यान रखना कि आपने छवि में बना लिया और आपने इसे याद कर लिया, ये ऑल चैनल नेटवर्क है, ठीक है। और स्टार नेटवर्क इसको कहा गया है। मतलब कि उसमें कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से ये गॉसिप नेटवर्क भी, उसका जो डायग्राम है वो भी इस तरीके से बना है, पर ये उससे बिल्कुल अलग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला नेटवर्क है वो है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें इस संचार में एक सदस्य दूसरे के साथ संचार करता है, फिर दूसरा सदस्य अन्य किसी से संवाद करता है। मान के चलिए इसमें कि अभी 5 बजे तक हमारी क्लास है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी जो अगली क्लास हुई वो 8 बजे लगती है, ये आपको रेगुलरली पता होता है, ठीक है। और आप लोग क्लास खत्म करने के बाद चले गए, अपने अपना मोबाइल साइड में रख लिया, और सडनली 5:30 बजे एक मैसेज आ जाता है कि 6 बजे एक और स्पेशल लेक्चर आपके लिए रखा गया है। तो इसमें ऐसा होगा कि कुछ लोग उस मैसेज को देख लेंगे जिनके हाथ में मोबाइल होगा, बाकी के लोग तो नहीं देख पाएंगे। तो मतलब इसमें जो सूचना है वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इस तरीके से अगर देखा जाए संगठनों में होता क्या है कि कोई सूचना है, कुछ लोगों तक गई, कुछ लोगों तक नहीं गई। तो इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक जो पॉइंट है उधर तक कोई नेटवर्क आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के अंतर्गत आएगा, कि जिसमें कुछ लोग हैं जिन तक सूचना नहीं पहुंच पाई पर कुछ लोगों तक पहुंच गई है, तो वो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर अगला है क्लस्टर नेटवर्क। इस संचार में सूचना चुनिंदा लोगों के पास जाती है। ये ग्रेप वाइन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है और संगठन में व्यापक रूप से प्रचलित है। ऑफिस में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वो क्लस्टर में होता है, ये आप याद रखना। इसमें डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि एक के पास, जिसके पास सूचना है, अब इसमें ये होगा कि जो भी व्यक्ति के पास सूचना है वो अपने जो, जिसको उसे देना है सिर्फ उसी को देगा, जो उसका चहीता होगा उसी को देगा। अगर कोई सूचना है अन्य किसी को नहीं देगा, ठीक है। और फिर जिसे आपने सूचना दी, अब उसका मन के ऊपर है कि वो किसको दे किसको ना दे। अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हमारा क्लस्टर कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो हम ये देख रहे थे टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एलिमेंट, ये वाला कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ये भी क्लियर हो गया है। अब जो थर्ड था, बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये रह गया है, इसको हम अभी देखेंगे। इसमें 3 आते हैं। पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब इसमें भी हायरार्की वाला सिस्टम रहेगा, कि मतलब बॉस है, टीम लीडर है और एम्प्लॉय है। तो बॉस को अगर कोई सूचना अपने एम्प्लॉयज को देनी है, कंपनी के एम्प्लॉयज को देनी है, तो वो सूचना सबसे पहले टीम लीडर को देगा, टीम लीडर जो है वो सूचना एम्प्लॉयज को देगा। इस तरीके से अप और डाउन। इसी तरीके से इसका विपरीत होगा, अगर कोई सूचना बॉस तक जानी है तो वो इसी पद्धति में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल नेटवर्क। अब है हॉरिजॉन्टल। अब मान के चलिए हॉरिजॉन्टल में कि 2 यूनिवर्सिटी हैं, है ना। 2 यूनिवर्सिटी के 2 वीसी हो गए, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटी के सेम योग विभाग है तो 2 उधर के एचओडी हो गए, ठीक है। अब 2 यूनिवर्सिटी के, दोनों यूनिवर्सिटी के योग विभाग के बच्चे हो गए। इस तरीके से आप एक इमेज बना लीजिए कि अलग अलग, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी है और उनके ये 3 पॉइंट आप सोच लीजिए। तो इसमें ये होता है कि सारे एचओडी जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे, वो आपस में बात कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आपस में बात कर सकते हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स के स्तर पे बात कर वॉइस सकते हैं। ब्रेक हो रही है। वीसी जो वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं नहीं भैया, ठीक है। ठीक है या नहीं है, क्लियर बताएं।
नहीं भैया क्लियर है हम सब ठीक के है पास ठीक है। तो। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये होगा कि जो बाकी यूनिवर्सिटी के जो मेन थे, यूनिवर्सिटी के वीसी, वो आपस में बात कर रहे हैं, मतलब बॉस आपस में बात करेंगे, टीम लीडर आपस में बात करेंगे, और जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके बाद जो है वो है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। इस संचार में पदानुक्रम का कोई अवरोध नहीं होता, ये वरिष्ठ और अधीनस्थ के साथ सहयोगी के बीच संवाद है। ये देखिए, इसमें इसमें भी यही है कि जो स्टूडेंट है, योगा के स्टूडेंट है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, योगा वाला साइकोलॉजी के एचओडी से बात कर सकता है, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो योगा वाले से बात कर सकते हैं। अगर हम कंपनी में देखें, संगठन में देखें, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर भी होते हैं और उनके एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो जो सेल डिपार्टमेंट वाला है वो एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर सकता है। ठीक है, ये इसमें उनको अनुमति दी जाती है। और फिर जो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है वो सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के डायगोनल में चलता है, क्रॉस में चलता है, तो जो हमारा कहलाता है वो हमारा थोड़ा डायगोनल। कटी आ रही है ऊपर से भैया। जी हाँ हाँ, जी अभी बोलिए। सही है। थोड़ा वो स्लाइड थोड़ा ऊपर से कटी हुई था। कटी हुई, अब सही है? सही है वो क्या? आप लोगों को डायग्राम ही दिखा रहे थे, डायग्राम ही दिखा के समझा रहे थे वो। आगे कंटिन्यू करें बढ़े? भैया, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन भी हो गया है। तो हमारे जो सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स थे वो हो गए। अगर आपसे ये कभी मतलब कि एग्जाम में पूछ लिया कि रिलेशनशिप के आधार पर कितने होते हैं, तो आप 4 पे टिक लगा के आइएगा। पर्पस के बेसिस के ऑफ पर्पस के आधार पर कितने होते हैं, तो आप 2 लगा के आइएगा। और उसमें भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का है, तो 6 टाइप का है, और इनफॉर्मल जो है वो 4 टाइप का है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना है। इसके बाद हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जो आशा है, नॉर्मली हम देखें कि जो बात हम कहना चाहते हैं, जो हमारी बात मन में है, जो मैसेज हमने तैयार किया है, वो सेम टू सेम ज्यों का त्यों आपका रिसीवर समझ ले, है ना, तो वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, है ना। अगर कोई बीच में बैरियर आ रहा है, मतलब कि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं पर नेटवर्क के कारण उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, वो अप्रभावी संचार की श्रेणी में आएगा। तो अगर आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हम हमेशा ही करते रहते, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब सामने वाले को अगले की बात पूरी समझने में आ जाएगी, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। प्रभावी संचार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात, संदेश, सूचना आदि को दूसरे व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से समझ लेने से है। संप्रेषक द्वारा संदेश जिस तरह से भेजा जा रहा है, प्राप्तकर्ता द्वारा वह संदेश उसी तरीके से प्राप्त करना चाहिए। दोनों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए, मतलब जिस स्पिरिट में मैसेज भेजा गया है, सामने वाले को भी उसी स्पिरिट में मैसेज को ग्रहण करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम 2 चीज पढ़ेंगे, 7C और एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7C की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो 7C के माध्यम से ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कितना इफेक्टिव है। अगर ये 7C आपके कम्युनिकेशन में है, आपके मैसेज के अंदर है, तभी हम बता सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो नाम आपको बता देता हूँ, कंप्लीटनेस सबसे पहला है। ठीक है, कंसाइसनेस
दूसरा है कंसीडरेशन, तीसरा है, चौथा है क्लियरिटी, फिर है पांचवा भैया वॉइस चली गई आपकी। वॉइस नहीं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। अब आ रही है। आ रही है गुरुजी। अभी आ रही है, ठीक है। ओके ओके। तो जो 6th है वो है कर्टेसी और 7th है करेक्टनेस। तो ये जो 7 C होते हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। यही होते हैं जो आपके आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या संदेश में वह सूचना है जिसकी आवश्यकता है, मतलब आपका जो मैसेज है वो पूर्ण होना चाहिए। मान के चलिए आपके जो ग्रुप है उसमें डेली मैसेज आता है कि आज इस व्यक्ति की क्लास है, इस सब्जेक्ट पे क्लास है और इस समय पे क्लास है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि नाम आ जाए कि इस व्यक्ति की क्लास है, सब्जेक्ट की क्लास है, पर टाइम ना आए, तो वो एक अपूर्ण मैसेज की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके का जो ये चीज हमारे जो कम्युनिकेशन को है उस पर इफेक्ट डालेगी, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो पूर्ण होना चाहिए, उसमें जो सामने वाला जो बात को जानना चाहता है, जिसकी उसे आवश्यकता है, वो मैसेज में होनी ही चाहिए, तब वह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये कंप्लीटनेस है। फिर है दूसरा संक्षिप्तता। संदेश में आवश्यक बात ही हो, भराव का प्रयोग ना किया जाए। तो इससे आशय ये है कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उसमें आवश्यक बात ही हो, ज्यादा घुमा फिरा के बात की गई हो या ज्यादा इबारत दी गई हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको याद है 3 इडियट मूवी जो होता है उसमें एक सीन आता है कि आमिर खान जो रहता है वो बुक लेने अंदर जाता है और वो पूछता है कि क्या चाहिए, तो वो एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन बोल देता है, उसे समझ में ही नहीं आती है। फिर वो बोलता है कि किताब लेने आया था। तो इस तरीके से जो लंबी परिभाषा होती है वो चीज हमारे जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है विचार। इसमें यह होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता या दर्शकों के स्तर का ध्यान रखना जरूरी है। संदेश प्राप्तकर्ता की आयु, शिक्षा का स्तर, मानसिकता आदि बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये इसकी चर्चा हमने कल भी की थी मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत, कि जो ऑडियंस है जिसको हमको मैसेज भेजना है, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस आयु वर्ग की है, उन्हें पढ़ना लिखना आता भी है क्या नहीं आता। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को जो भी हम मैसेज दे रहे हैं, अभी जो हमारी क्लास चल रही है कम्युनिकेशन की, वो हम 5वीं 6ठी को पढ़ाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा, कुछ ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर उनकी क्लास जो आपको आते ही है, आपको समझ में तो आएगा पर बोरिंग होगा आपके लिए। तो हमें ऑडियंस का ध्यान रखना है कि जो भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, है ना, तो वो उसे सामने वाले को, जो हमारा रिसीवर है, उसको बात समझ में आए। अगला पॉइंट है स्पष्टता। संदेश या संवाद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये इसकी आपको पूर्व धारणा बना लेनी चाहिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको स्पष्ट हो कि आप किस विषय में उससे बात करना चाह रहे हो, है ना। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम सामने वाले से बात करने गए और हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कभी कभी होता है ना कि कहत उसके पास गए और मतलब की चीजें भूल गए, हम मुख्य बिंदु जो है हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, घुमा फिरा रहे हैं बातों को, में उसमें और भराव डाल रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आपको किस बात पे चर्चा करनी है, ठीक है। अगला है स्थूलता। बातों को प्रत्यक्ष रूप अर्थात घुमा फिरा के नहीं रखना चाहिए। अपने संदेश का समर्थन के लिए आंकड़ों और तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए। कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हमको जिस विषय पे भी टॉपिक पे चर्चा हम कर रहे हैं, यदि हम उसके बारे में जो तथ्य हैं वो आंकड़े अगर हम प्रयोग करते हैं, कोई उसमें बताते हैं कि ये वाला आंकड़ा है, तो वो एक इफेक्ट पड़ता है उसको उस कम्युनिकेशन में। अगला जो है वो है शिष्टाचार।
कर्टेसी, आपने देखा होगा कि हमारी क्लास में कर्टेसी का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो सत्यपाल जी है। मतलब वो बात करते हैं तो कितनी विनम्रता से बात करते हैं, आपने उनको सुना होगा। तो उनकी देखो एक एक शब्द में कितनी विनम्रता होती है। तो ऐसे ही हमें इसी तरीके का ये कर्टेसी है कि संदेश ऐसा होना चाहिए जो संदेश की अभिव्यक्ति के साथ प्राप्तकर्ता का सम्मान भी करे। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि मान के चलिए कोई आपसे बात कर रहा है पर वो सही से बात नहीं कर रहा है, बात तो कर रहा है, तो फिर हम उससे कटने लगेंगे कि यार ये तो सही से बात ही नहीं करता है, कुछ भी बोले जाता है ना। मतलब हर कुछ शब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा है। तो अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना है तो उसमें विनम्रता, शिष्टाचार होना जरूरी है। संदेश भाव झलकाने वाला हो कि जो आप बोल रहे हो, जो भी इमोशंस है ना, जिस वे में आप दे रहे हो तो वो सामने वाले तक पहुंचे। ठीक है। संप्रेषण मैत्रीपूर्ण और उत्साही होना चाहिए। ये एक क्वालिटी है कि जो सेंडर है उनमें ये चीजें होनी चाहिए। वो विनम्र भी होना चाहिए, वो जो मैसेज दे रहा है वो उसे सोचना समझना, बोल तोल जो कहते हैं ना, तोल के बोलने वाली चीज, वो उसके अंतर्गत होनी चाहिए। मित्रता के भाव में बोलना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा आपका शिष्टाचार कर्टेसी में। फिर आता है हमारा करेक्टनेस। इसमें यह होता है कि संदेश में व्याकरण की त्रुटि नहीं होना चाहिए, भाषा के सही स्तर का प्रयोग करना चाहिए, सही तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग होना चाहिए। जो भाषा शब्दों से समझ में आ गया कि कोई भी ऐसे गलत वर्ड नहीं लिखे होना चाहिए। यदि हम जो क्या कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लिखित रूप में कोई संदेश भेज रहे हैं, तो उसमें मात्राओं की, राइटिंग की, ये सब चीज़ें सही होना चाहिए, तभी तो अगला व्यक्ति समझ पाएगा। और जो भी हम आंकड़े या तथ्य उसमें बता रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, तभी तो इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान के चलिए गलत ही आंकड़े लगा दिए, गलत ही आंकड़े बता दिए कि कोविड पेशेंट के गलत ही आंकड़े जा रहे हैं, आजकल न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट सही नहीं पड़ता है। या आप जो भी आंकड़े बता रहे हो तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर गलत आंकड़े बता देंगे तो जनता तक सही सूचना नहीं पहुंचेगी और फिर कहीं ना कहीं से वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं संचालित हो पाएगा या प्रेषित नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे 7C हो गए। अब अगला है एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 5 चीजें आती हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्राकल्चर कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन। फास्ट तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से बता दी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, समझ में आ रहा है सब। जी ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 5 चीजें आएंगी। सबसे पहला वर्बल कम्युनिकेशन हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्वेश्चन बताइए कि आपने किसी को पत्र लिखा, ठीक है, तो वो पत्र वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा? बताइए। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आएगा। वर्बल में कैसे आएगा? लिखित में, मतलब उसके भी 2 होते हैं ना, लिखित और मौखिक। वर्बल तो वर्बल का लिखित हो सकता है। ओके, वर्बल में आएगा। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। ध्यान रखना कि अगर साइन लैंग्वेज अगर आ जाती है ना, तो साइन लैंग्वेज आएगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है। बाकी सारी जितनी भी लैंग्वेज है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जिस संचार में संदेशों में भाषा या शब्दों का प्रयोग होता है वह वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है 2 टाइप से होता है, लिखित और मौखिक, रिटन और ओरल।
अब हम इन दोनों को देखेंगे कि रिटन और ओरल में क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो रिटन जो कम्युनिकेशन है, किसी भी लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया जाने वाला संचार, वह हमारा रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें भाषा एवं चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। भाषा तो है ही, जैसे डॉट हुआ, पूर्ण विराम हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, इन सब का प्रयोग हम रिटन कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, ये पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि माध्यमों से प्रेषित किया जाता है। इसमें शब्दावली, व्याकरण, लेखन शैली, भाषा की स्पष्टता आदि इसको प्रभावित करती है। इधर पे थोड़ी अशुद्धि हो गई है इस वाली लाइन में, इसको आप अपने अनुसार सही कर लेना। फिर ये वेबसाइट कौशल में अधिक महत्वपूर्ण है। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज्यादा बिजनेस में यूज होता है। कोई भी अगर एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, हम मौखिक रूप से नहीं होते, उसको हम लिखवाते हैं ताकि कोई व्यक्ति अपनी बात से पलट ना जाए। ठीक है, तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन ही होगा क्योंकि हम एग्रीमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, इसके लाभ, इसकी कुछ लाभ भी हैं रिटन कम्युनिकेशन के और कुछ सीमाएं भी हैं। लाभ ये है, इसको भेजने से पहले संशोधित और संपादित किया जा सकता है कि हमने जो मैसेज भेजा है, अगर हम लिख रहे हैं उसमें कोई गलती हो गई या हमारे दिमाग में कोई चीज़ बाद में आई कि इसे ऐड करना है या इसे हटाना है, तो हम उसको तुरंत कर सकते हैं एडिट। ठीक है, ये भेजे गए प्रत्येक संदेश का रिकॉर्ड प्रदान करता है जिसको सहजता से बाद में भी पढ़ा या अध्ययन किया जा सकता है। जो भी हमने मैसेज लिखित में भेजा है उसका हमारे पास डाटा है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि भाई आपने ये लिखा था। ठीक है ना, हम बता सकते हैं सामने वाले को कि ये आपने अपनी तरफ से लिख के भेजा था, और तो वो हमारा, उसका हमारे पास डाटा रहता है, प्रूफ होता है ना। कभी कभी लोग अपनी बात से पलट जाते हैं, जो कहा है कि भाई हमने तो कहा ही नहीं था, तो इसके लिए ये डाटा इसमें उपलब्ध होता है। लिखित संदेश जो है वो एक उचित प्रतिक्रिया है कि इसमें हम इसको उचित प्रतिक्रिया से आशय की जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा फीडबैक होता है। इसमें हम सोच के समझ कर हम लिख लेते हैं, तो इसको उचित प्रतिक्रिया के रूप में माना गया है कि कौन सा फीडबैक सबसे अच्छा माना जाता है और आता है, तो वो हमारा आएगा रिटन कम्युनिकेशन का। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि इस पर शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है ना। ये तो अच्छी बात है कि हम जो लिख रहे हैं सोच समझ के लिख रहे हैं, सही हमारे पास फीडबैक जा रहा है, पर हम इसमें कुछ शीघ्र नहीं दे सकते, टाइम लगेगा। ईमेल भेजा है तो वो टाइम लगेगा उसमें। पर कि लिखित संदेश की रचना में अधिक समय लगता है। बोलना है तो हम 2 मिनट में बोल लेंगे, और लिखने में और भेजने में तो फिर अधिक समय लगेगा। हर कोई लिखने में अच्छा नहीं होता, ये भी सही बात है। किसी को आता भी नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता, किसी की राइटिंग सही नहीं होती है, कुछ शाब्दिक अशुद्धियां भी हो जाती हैं, है ना। अदर भाषा में लिखना है तो हम उसको तो लिख ही नहीं पाएंगे, तो ये इसकी कुछ सीमाएं होती है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार कहलाता है। मौखिक संचार में आमने सामने की बातचीत, भाषण, टेलीफोन, वार्तालाप, वीडियो, टीवी, रेडियो आदि का प्रयोग होता है ना। इसमें एक टर्म आता है किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का इसमें प्रयोग होता है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए किस का उपयोग किस में करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, तो आप वर्बल पे करके आएंगे क्योंकि वो वर्बल में ओरल के अंदर आ रहा है। मौखिक संचार को सबसे ज्यादा पैरा लैंग्वेज प्रभावित करती है ना। पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लियरिटी। ध्यान रखना कि जो पैरा लैंग्वेज है वो वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। पैरा लैंग्वेज पर इफेक्ट करता है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन को पूर्ण करता है। ठीक है, अब इसकी बेनिफिट है कि ये शीघ्र प्रतिक्रिया दे देता है। वर्बल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो हमें शीघ्र फीडबैक पता चल जाता है कि जैसे मेरी वॉइस चली गई, आप लोगों ने तुरंत हमें फीडबैक दे दिया कि भैया आपकी वॉइस चली गई है, तो तुरंत मिल जाता है। अगर ये लिखित तौर पे होता तो सालों लग जाते, पता भी नहीं चलता। ठीक है, फिर दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये वक्ता और श्रोता के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो उसके साथ हमारे थोड़े हाव भाव भी झलकते होते हैं। एक
जो मतलब कि हमारी एक दिमाग में हम सामने वाले को देख रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, तो हमारे उसके सामने वाले की एक इमेज क्रिएट हमारे माइंड में होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनता है, जो कि हम पत्र लिखेंगे, ईमेल करेंगे, तब हम नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं। सीमाएं ये हैं कि बोले गए शब्द अस्थायी होते हैं। लोग तो अपनी बातों से पलट जाते हैं, तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो सुना जाता है वह अक्सर भुला दिया जाता है, कि कभी कभी सामने वाले ने जो बोला है वो हम भूल गए क्या बोला था उसने, या अधूरा हमें याद रहा, है ना। पर लिखित में क्या होगा, हमारे पास डाटा है और हम उससे देख लेंगे। जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बना के ले जाते हैं ताकि कोई चीज़ ना भूले जाए। पर अगर हम ऐसे कोई हमसे घर वाले कहते हैं कि ये लिया ना, तो हमें हमेशा एक आध दो चीज़, मैं तो भूल ही जाता हूँ, आपका पता नहीं, पर ऐसा होता है। तो ये अस्थायी होता है। उपयोगकर्ता ये सोचने में असमर्थ होता है कि वह क्या बोल रहा है। कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति सोच समझ के नहीं बोलता है, कुछ भी बोले जाता है, उसमें हमें ध्यान नहीं रहता कि कभी कभी हमने क्या बोल दिया है ना, और किस शब्दावली का हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। पर रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होगा। हमारे पास थोड़ा समय होता है, हम सोच समझकर आराम से लिखते हैं और फिर प्रेषित करते हैं, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में एक और चीज आती है, मेनामोनिक्स, ठीक है। कोई मेनामोनिक से आशय कोई संक्षिप्त नाम, पहेली, कविता या मानसिक छवि जो कुछ याद करने में मदद करती है, वह मेनामोनिक कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने राहुल सर को देखते हैं। जब वो याद करते हैं ना, आपको हमेशा कोई ना कोई ट्रिक देते हैं, जो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपने तो सुनी होगी उनकी ट्रिक। तो जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कि वात का नाश कौन सा रस करता है, तो मधुर, लवण और अम्ल करते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम MLA लिखते हैं। ये एक ट्रिक बन गई ना, तो ये मेनामोनिक कहलाएगी आपकी, और जो ये आएगी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा वर्बल कम्युनिकेशन। अब हमारा अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आभासिक संचार से तात्पर्य ऐसे संचार से है जहाँ संदेश भेजने या प्राप्त करने का कार्य शब्द रहित संदेशों के माध्यम से होता है। इसमें हम शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, हम साइन का प्रयोग करते हैं, है ना। इस संचार में हम विशेष रूप से शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन देखा, उसमें हमें 2 टाइप मिले, रिटन और ओरल। इसी तरीके से इसके भी प्रकार है, ठीक है। एक एक करके हम इनके प्रकारों को देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉक्सिमिक्स। 2 लोगों के स्थान के बीच की दूरी से मैसेज प्राप्त होना। अगर हम देखें कि 2 लोगों के बीच जो अंतर है, उससे हमें कहीं ना कहीं संदेश मिल जाता है कि आखिर ये लोग कौन है। मान के चलिए कोई दोनों आपस में बैठे हैं, तो भाई बहन हुए, ठीक है, दोस्त हुए, वो है, ठीक है। अगर कुछ लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, तो हमें पता चल जाता है ये लोग अननोन व्यक्ति हैं। हमें एक मैसेज यहाँ से मिल जाता है ना। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कथा होती है, कथा में जो कथा देते हैं व्यासपीठ पे बैठते हैं, और जो सुनते हैं वो नीचे बैठता है। तो इससे हमने दूर से ही अंदाजा लगा लिया उन देख के कि हाँ, कि ये हो सकता है, और जो नीचे बैठे हैं वो ऑडियंस है, सुनने वाले। तो एक हमारे दिमाग में जो दूरी है, व्यक्ति किस दूरी पे बैठता है, उससे हमें एक मैसेज मिल जाता है, जो प्रॉक्सिमिक्स में आता है और जो नॉन वर्बल का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज वर्बल में नहीं आएगा, ओरल में नहीं आएगा, वो नॉन वर्बल का पार्ट है, जिसमें पिच, वॉल्यूम, स्पष्ट और क्लियरिटी। पिच की हम बात करें कि हर व्यक्ति की जो थोड़ी ना पिच अलग अलग होती है ना। किसी की भारी आवाज होती है, किसी की पतली आवाज होती है, तो वो हमारी पिच कहलाएगी, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कि वो व्यक्ति कितना तेज बोलता है और कितना स्लो बोलता है, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। कि जो जिसकी भारी आवाज है, वो धीरे भी बोल सकता है और तेज भी बोल सकता है। वो व्यक्तियों की दूरी पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति कितने दूर बैठा है, तो वो हमारा वॉल्यूम के इसमें आ जाएगा। स्पीड, शब्दों की स्पीड कितनी है, उससे हम पता कर सकते हैं। क्लियरिटी, क्लियरिटी कितना जो भाषा है सामने वाले को, जो हम मैसेज
प्रेषित कर रहे हैं उसमें कितनी क्लियरिटी है। अब ये दोनों ये जो चारों हैं वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करते हैं। मान के चलिए एक एक चीज को हम देखते हैं। स्पीड हुआ कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बहुत क्या कहते हैं स्पीड में बोल रहा होता है, वॉल्यूम उसकी तेज होती है, तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं, अरे यार ये तो बड़ा उत्साहित लग रहा है ना, जरूर इसके साथ कुछ हुआ है ना, या तो ये कुछ अच्छी बात हुई है या बुरी बात हुई है, इस तरीके का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमें एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है। क्लियरिटी, अगर मान के चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं और नेटवर्क सही नहीं आ रहे, तो एक हमने अनुमान लगा लिया, हो सकता है ये ऐसी जगह में है कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो एक अनुमान लग रहा है कि हो सकता है ये गांव में है, शहर में है, तो उस तरीके की क्लियरिटी का हमें इससे पता चल जाता है। पिच, कभी कभी जो होता है ना, व्यक्ति जो होता है कि बहुत स्लो बोल रहा होता है या तेज बोल रहा होता है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर स्लो बोल रहा है, उसकी पिच एकदम डाउन सी हो गई है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं उदास है। और अच्छे से बोल रहा है, खुश है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो खुश है, इसकी पिच अच्छी है, तो ये नॉन वर्बल के इसमें आएगा। तीसरा है आर्टिफैक्ट्स। व्यक्ति के पास जो वस्तु है उनके द्वारा मैसेज प्राप्त होना, कि जो व्यक्ति है उसके पास जो भी वस्तुएं होती है उसके द्वारा हमें मैसेज प्राप्त होता है। जैसे कि व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म पहने, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कहते हैं स्टूडेंट है। कोई वाइट कोट पहना है तो उससे पता चल सकता है कि ये डॉक्टर है या सेफ है। कोई ब्लैक पहना है तो उससे हम पता कर सकते हैं एडवोकेट है। आप लोग जाते होंगे योग कर डिपार्टमेंट, तो आप लोग अपनी मैट लेके जाते होंगे, तो एक पता चल जाता है कि भैया ये योग करने वाला है, ठीक है। अगर कोई गिटार लिए है तो उससे हाँ इसे प्ले करना आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। उन चीजों से जो व्यक्तियों के पास होती हैं उससे भी हमें एक कहीं ना कहीं मैसेज प्राप्त होते हैं, ठीक है। पर उसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम उनकी वस्तुओं से उनका मैसेज प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आ जाता है हमारा आर्टिफैक्ट। अगला जो है वो है अपीयरेंस। इसमें व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से हमें मैसेज मिलता है, ठीक है। अगर मान के चलिए जो होते हैं मिलिट्री वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, है ना, उनकी एक अलग ही हेयर स्टाइल रहती है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, व्यक्ति की कद काठी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये आर्मी में हुआ, है ना। और भी कई चीजें होती है जिनसे हम व्यक्ति के कद काठी अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं मैसेज जो हमें मिलता है ना। शारीरिक स्थिति, उसके हाथ पे बहुत सारे टेटू बने हुए हैं, तो उससे हम लगा सकते हैं यार हो सकता है कि कॉन्सर्ट वगैरह करता होगा, ये हम अंदाजा लगाते हैं और उससे हमें मैसेज मिल रहा होता है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से। अब दूसरा है हैप्टिक्स। स्पर्श के द्वारा मैसेज प्राप्त होता है, ये भी नॉन वर्बल का एक तरीका है कि कोई आया आपके पीठ पे हाथ थपथपाया, शाबाशी दी, तो उसने भले ही आपके शब्दों का प्रयोग नहीं किया पर एक प्रशंसा आपकी कर दी, है ना। ये इसी से हमें पता चलता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो इसी के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति स्पर्श किस तरीके से कर रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब एक कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। वो भी हमारा नॉन वर्बल के इसमें आएगा। फिर जो अगला है वो है काइनेसिक्स। इसमें शरीर के मूवमेंट से हम पता लगा सकते हैं, हमें मैसेज प्राप्त होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला अपने हाथों का इशारा करके हमें बता देता है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। वो अपना हाथ का सामने इशारा कर रहा है तो मतलब रुको, ठीक है, या जाओ, तो इस तरीके से हमें मैसेज प्राप्त हो जाता है। या जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हम अपनी गर्दन का यूज हाँ और ना में देते हैं, तो हम उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं पर हमने अपने शरीर के मूवमेंट से सामने वाले को बता दिया कि हम क्या चाहते हैं, हमने अपने संदेश को दे दिया, ठीक है। फिर है ऑलफैक्टिस अर्थात सुगंध या गंध के माध्यम से हमें मैसेज प्राप्त करना। हमारी नाक में जो जो होती है ना, नर्व्स होती है ऑल फैक्ट्री, जिससे हम सूंघते हैं, तो शायद वही नाम इधर पे लिया गया, मेरे को ऐसा लगता है। सुगंध या गंध के माध्यम से कहीं पे हमें स्मेल आ रही है तो हमें पता लगेगा ना
कि यार धुआं है, वो आग लगी हुई है ना, या कोई अच्छी क्या कहते हैं खुशबू आ रही है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे हो सकता है गार्डन हो। ठीक है, इस तरीके के जो भी हमें मैसेज गंधे के द्वारा मिल रहे होते हैं वो हमारा आ जाता है ऑल्फैक्टिस में। तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए। अब इसके कुछ लाभ हैं और कुछ सीमाएं, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। लाभ ये है कि इस संचार के माध्यम से जानकारी को आसानी से और तेजी से प्रस्तुत किया जा सकता है ना। कि कोई दूर खड़ा हुआ है तो गर्दन हिला दी, उसने कुछ पूछा तो जल्दी से एकदम से फट से पता चल गया। अब मान के चलिए वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा, लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इससे हमें जो संदेश है वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार के संचार में इशारों, चेहरे के भाव, आंखों के संपर्क, निकटता, स्पर्श आदि के माध्यम से संचार करने में मदद मिलती है। तो ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। आंखों से भी कोई कहता है ना कि समझने वाला बस इशारे ही समझ लेता है ना, तो वो कहावत यहाँ पे सही सूट बैठती है। ठीक है, इस संचार में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार संदेश को भाषिक रूप से दोहरा भी सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई संदेश दिया नॉन वर्बल में, ठीक है, पर सामने वाले को समझ में नहीं आया। अक्सर होता है कि हमने कुछ इशारा किया, सामने वाले को नहीं दिया, तो फिर हम उसे बोल के बताते हैं, तो हम अपने संदेश को दोहरा भी सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, पर अगर वर्बल है, आपने कुछ चीज बोली, ठीक है, तो हम उसको नॉन वर्बल में दोहराएंगे तो हो सकता है सामने वाले को समझने में कठिनाई आए, हम उसको दोहरा नहीं सकते अगर वर्बल हमने कर दिया है तो। ठीक है, इसकी कुछ सीमा भी है। ये संचार काफी अस्पष्ट होते हैं। कभी कभी हमें सामने वाले के इशारे समझ में नहीं आते, जो कहना चाहता है वो समझ में नहीं आता है, तो वो एक अस्पष्ट तरीका हो गया। इसमें लंबी बातचीत एवं आवश्यक स्पष्टीकरण करना संभव नहीं है। जब हम इशारा करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि हमने इसकी कैरेक्टर विशेषता में पढ़ा कि बड़ी तेजी से जाता है। ठीक है, लंबी बातचीत इसमें नहीं होती और कुछ स्पष्टीकरण देना हो, है ना, तब भी इशारों के माध्यम से हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। इसमें संचार इशारों आदि के माध्यम से होता है, इसलिए इसे जल्दी समझ पाना कठिन होता है और कई बार हम इसके मूल अर्थ को नहीं समझ पाते, अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति इशारा कर रहा है रुको, पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से जाओ। हो जाता है कभी कभार, इशारे सही तरीके से नहीं दे पाता है सामने वाला, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। सीमा, इस संचार में सूचना बदल जाने की भी संभावना अधिक होती है कि आपने इशारा करा पर उसने इशारे को आपको कुछ और ही अर्थ निकाल लिया, है ना। तो जो ये पॉइंट है थोड़े से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हमारा अगला कम्युनिकेशन और हम देख लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो है इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन। जब दो अलग संस्कृति पृष्ठभूमि वाले लोग आपस में संवाद करते हैं तब उसको अंतर सांस्कृतिक संचार कहा जाता है। यह संचार अलग अलग संस्कृतियों के बीच होता है। डिफरेंट कल्चर, मान के चलिए रिलीजन भी हो सकते हैं, कोई गुजराती हुआ, पंजाबी हुआ, सबके रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। जब ऐसे व्यक्ति, या मान के चलिए हम दूसरे देश में जा रहे हैं, जापानीज हुए, है ना, रशियन हुए, या हमारे अमेरिकन हुए, जब हम इन सभी का कल्चर कहीं ना कहीं अलग होता है। ठीक है, तो जब हम उन लोगों से जब हम संवाद करते हैं तो वो हमारा इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इंट्रा कल्चर याद रखना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से इसे मत जोड़ना, कंफ्यूज मत होना, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, अगर देखा जाए कि इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन की आवश्यकता हमें विशेष रूप से तब पड़ती है जब इंटर है ना, इंटर इंटर है या इंटर? इंटर कल्चर। ठीक है, हेलो जी जी भैया। जी। ठीक है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन है। हमें इसकी जो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन है, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता तब पड़ती है जब या तो हम किसी देश में शिक्षा एजुकेशन के लिए गए हो, है ना, और दूसरा यदि हम किसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए गए हो, तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब हमें पता होगा
उस कंट्री का कल्चर, तभी तो हम सही से बिजनेस कर सकेंगे। अभी देखो डायग्राम देखिए आप, है ना, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो दीदी है वो वकासन कर रही है, वो भी एक हाथ पर, ठीक है। अब ये देखिए उन जिन्होंने ये एड बनाया है उनको तो पता होगा कि इंडिया में योग प्रचलित है ना, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके का ये एडवर्टाइजमेंट बनाया। जब तक हम कंट्री के कल्चर्स को नहीं जानेंगे तब तक हम उधर पे व्यापार किस तरीके से कर पाएंगे। अब ये बताइए, ये वाला जो एड है वो दूसरी कंट्रियों में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, लोग ध्यान ही नहीं देंगे उसकी तरफ, आकर्षित ही नहीं होंगे, है ना। तो हमें, या तो आपने देखा होगा ना कई टूथपेस्ट आते हैं वेदा शक्ति, है ना, तो वे उस टूथपेस्ट में क्या वेद की शक्ति होती है? नहीं, पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास भी जो जनता है उन पे भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता उस चीज के, बस वो चलते चले जाते हैं। तो ये सब चीजें इंडिया में होती है। अगर हमें दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे प्रदेश में व्यवसाय करना है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उधर का कल्चर कैसा है, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज भी होती है कि जो जापानीज होते हैं, जापानीज में क्या होता है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत ही बुरा माना जाता है, ठीक है। वो लोग कभी भी गर्दन झुका के हमेशा बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। पर इंडिया में क्या होता है कि एक अच्छा साइन बताया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। अब मान के चलिए किसी कंपनी में इंडियन और जापानीज पहुंचे, उन्हें एक दूसरे का कल्चर पता ही नहीं है, तो उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, जो कि व्यापार के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। और जैसे जापानीज जो होते हैं वो खाना, जो उनकी थाली में खाना बचना एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है, पर इंडिया में खाना जो आपकी थाली में है उसे पूरा खत्म होना एक अच्छा साइन माना जाता है, ठीक है। अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहते हैं। तो हम अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें उधर के कल्चर से, उधर के लोगों से, उनकी संस्कृतियों से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। संस्कृति मुख्य रूप से संचार के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम कम्युनिकेशन करेंगे उसी से हम सीख पाएंगे, ठीक है। और संस्कृति व्यक्ति को पहचान प्रदान करने में सहायता करती है। अंतर सांस्कृतिक संचार से तात्पर्य मात्र अलग अलग संस्कृति की भाषा को जानने से नहीं है, बल्कि भाषा के साथ उस संस्कृति के रीति रिवाज, अनुष्ठान एवं शारीरिक भाषा आदि जानने से है। वर्तमान परिवेश में व्यापार एवं शिक्षा आदि के लिए व्यक्ति एक दूसरे देशों में जाते हैं, इस कारण अंतर संस्कृति संचार का महत्व बढ़ गया है, ठीक है। और ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं। अब 10 मिनट बच्चे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? चलिए कोशिश करते, 10 मिनट है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जब भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें एक उद्देश्य होता है, जो सभी का एक ही उद्देश्य है। आज अभी हम ग्रुप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हमें नेट निकालना है या जेआरएफ निकालना है, तभी तो हम एकत्रित हुए हैं। तो इसकी ये विशेषता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन तो जहाँ तक है हमेशा ही हम लोग करते ही रहता है ज़्यादातर, पर इसमें दो व्यक्ति नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दैनिक जीवन में समूह संचार का प्रयोग हम करते ही हैं, ठीक है। हमारी शिक्षा, पेशा, व्यापार, आर्थिक स्थिति एवं धार्मिक संबंध आदि हमको किसी ना किसी समूह से जोड़ते हैं, ठीक है। अभी हमारी जो शिक्षा है योग शिक्षा है, इसलिए हम सब आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति, मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास से जुड़ जाते हैं, है ना, तो उधर पे एक संगठन बन जाता है। धार्मिक स्थिति, रिलीजन के भी आधार पे कई संगठन बन जाते हैं, ठीक है, समूह बन जाते हैं। सरल शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके पास विशिष्ट लक्ष्य होता है वह समूह कहलाता है, और उस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवाद करना हमारा समूह संचार कहलाता है। ये भी हमने समझ ही लिया है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको समझने में। समूह संचार में हम अपने आइडिया, इंटरेस्ट और स्किल आदि को साझा करते हैं। जब भी हम समूह संचार कर रहे होते हैं तो हर चीज हर व्यक्ति को नहीं पता होती है, तो जब हम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की विशेषताएं जो उनको पता है हम बताते हैं,
अभी अगर देखा जाए डिस्कशन होता है तो कई चीज़ें हम पता रहती हैं, कई चीज़ें नहीं पता रहती हैं, तो हम उनसे चीज़ों से सीखते हैं। मान के चलिए कि एक कम्युनिटी है, जैसे कि देखा जाए गरबा होता है, गरबा में बहुत सारी कम्युनिटी बन जाती है, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। अब हर एक स्टेप हर इंसान को तो आता नहीं है, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सरल में से अधिक व्यक्ति जिनके पास विशिष्ट लक्ष्य होता है वे समूह कहलाता है, और उस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संवाद या समूह संचार हम करते हैं। जब भी कोई ग्रुप होगा तो उसमें कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उधर पे संचार करते हैं, ठीक है। और संचार में हम अपने आइडिया, इंटरेस्ट और स्किल आदि जैसे जब कि हम इकट्ठा हुए, हर चीज हर व्यक्ति को तो पता नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने गरबा का उदाहरण दिया था कि गरबा जब होता है तो कई कम्युनिटी बन जाती है, कई ग्रुप बन जाते हैं। उस टाइम पे होता यह है कि मान के चलिए आपको कोई स्टेप नहीं आती है ना, तो आप किसी से पूछते हो, है ना, ग्रुप में, तो सब एक दूसरे से सीख लेते हैं। तो ये चीज इंटरेस्ट स्किल हम जब ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो उधर से हमारे क्लियर होते जाते हैं और वो डेवलप होते हैं। व्यक्ति एक साथ कई समूह से संबंध रख सकता है, ये भी बात सही है ना। कई ग्रुप से जुड़ जाएगा, नेचुरोपैथी से भी जुड़ सकता है, कई ग्रुप से हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर CH ताली के अनुसार जो समूह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप से आशय कि जिसमें क्लोज रिलेशनशिप होती है, कि जो हमारे जिन व्यक्तियों के साथ हमारी क्लोज रिलेशनशिप होती है वो हमारे प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। जैसे दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, परिवार हुआ, तो ये जो चीज है वो हमारे प्राइमरी ग्रुप में आती है। और सेकेंडरी ग्रुप जो वो होता है जिसमें हमारी क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती है, कि हम व्यक्तियों से मिल रहे हैं पर उनके बीच हमारा रिश्ता नहीं है, ठीक है। जैसे प्रबंध के कई समूह हुए, मैनेजमेंट के, कंपनी में हो जाते हैं, कई कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, सेल डिपार्टमेंट का ग्रुप है अलग, तो पर हमारा उनसे मिलना नहीं है, उसकी कोई खास पहचान नहीं है, पर हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी सेल ज्यादा हो, ठीक है। तो वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आता है, ठीक है। कुछ समूह में हम जन्मजात जुड़े होते हैं और कुछ समूह का चुनाव हमको करना पड़ता है। कुछ समूह जैसे अभी ठीक है। क्लियर है। तो जो नेतृत्व, जो लीडर होता है उसकी दो भूमिकाएं होती है मुख्य रूप से। पहली है कार्य उन्मुख भूमिका और दूसरी है संरक्षण भूमिका। कार्य उन्मुख भूमिका में क्या होता है कि लीडर का जो काम होता है चर्चा करना, सूचना देना, विस्तार से किसी बात को बताना, किसी नई वस्तु या व्यक्ति का परिचय देना। लीडर चर्चा भी करता है ना, कोई भी जो टॉपिक है उस पर विस्तार से अपना व्याख्यान भी देता है, किसी नई वस्तु या किसी व्यक्ति का परिचय भी देना उसका काम है, होता है, ठीक है। दूसरा होता है संरक्षण की भूमिका। लोगों के बीच समझौता करवाना, समर्थन करना और उन्हें प्रोत्साहन करना और गेट कीपिंग का कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। जो लीडर होता है, जब ग्रुप है तो कहीं ना कहीं मन मुटाव आ ही जाते हैं, तो उन मन मुटावों को कम करवाना एक अच्छे लीडर की पहचान है, ठीक है, और उसका कार्य भी है। दूसरा होता है कि समर्थन और प्रोत्साहन करना, कि जो अपने ग्रुप में लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, तो वो भी लीडर का काम होता है। फिर गेट कीपिंग, उसको ये भी देखना होता है, वॉच करना होता है कि जो उसके ग्रुप में चल रही है चीजें वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है ना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो उसे गलत हो रहा हो और उसके बारे में वो अवगत ना हो। तो इस सभी चीजों की जानकारी रखना एक लीडर का काम होता है, ठीक है। अब जो ग्रुप कम्युनिकेशन है उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। विषय, पहली है कि विषय से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जो ग्रुप कम्युनिकेशन हम जिस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उस उद्देश्य के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें ग्रुप कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा, समूह के माध्यम से कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक उद्देश्य के लिए तो हुए हैं, पर साथ में हम कई और भी उद्देश्य पूरे कर लेते हैं, है ना।
कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि पर्सनालिटी हमारा डेवलपमेंट भी हो जाता है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा देते हैं कि उससे हमारे कई और भी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। ठीक है, कई मिथ्या पूर्वाग्रह का नाश होता है। ठीक है, कि जैसे कि आप देखा जाता है कि काउंसलिंग हम करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग जब होती है तो उसमें व्यक्तियों को बैठाते हैं और जो एक्चुअल चीज होती है वाकई में उसको जब हम रखते हैं तो कई मिथ्या चीजें हट जाती है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी साधु संन्यासियों को लेके कई मिथ्या धारणा है। ठीक है, अगर हम उनको बैठा के लोगों को, पब्लिक को समझाएं कि वाकई में क्या होता है ना, तो उनकी जितनी मिथ्या धारणा है वो खत्म होंगी। इसकी सीमा में पहला आता है कि ये अधिक समय लेता है। जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग हैं तो सबको बोलने ललक होती है कि मैं भी बोलूं, तो ये इसमें बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में नहीं किया जा सकता और कभी कभी स्थिति भी आपातकालीन हो जाती है। मान के चलिए कोई इमरजेंसी आ गई है ना, कि कुछ चोरी की घटना हो गई, तो इमरजेंसी में हम लोग सब लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, है ना। और कभी कभी ये होता है कि ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो आपातकालीन स्थिति आ जाती है, लड़ने लगते हैं आपस में, सदन में आपने देखा होगा कि हो जाता है कभी कभार। इसमें जो परिणाम है और लक्ष्य है वो तेजी से प्रभावित होते हैं। कोई भी घटना हो गई है तो उससे जो हमारा रिजल्ट रहेगा, जो हमारा उद्देश्य था, वो बदल जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन से। अब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रह गया है सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसको हम कल करेंगे। अब जिसके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वो पूछ सकता है। क्लियर है आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? हेलो, आ रही है आ रही है जी सर, क्लियर है जो आपने पढ़ाया, बाकी रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है। और आपको जो पीपीटी है वो मिल जाएगी। वो अभी शेयर, इसमें कुछ हाँ पिक्चर होना बाकी है तो वो आपको मैं ऐसे ही दे दूंगा। और जो मेन पीपीटी होगी, तो जब तक भी वो चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी तो वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा और एक बार मैं बाद में भेज दूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरी तो सारी लिखा चुकी है, बस कुछ इमेजेस हैं वो ऐड करना बाकी है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, है ना। जी सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? पीपीटी बंद कर दूं क्या मैं? जी सर।